गुड मॉर्निंग क्लास। कल आपने पढ़ा था गौरा। गौरा एक ऐसी गाय की कहानी थी जो लेखिका ने अपनी बहन को पालने की सलाह दी थी। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी घुल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे पैरों के बीच में खेलने लगे। बच्चे उसकी पीठ पर माथे पर बैठकर कानों में आंखों में खुजलाने लगे। तो इस तरह जितने भी जीव जंतु आसपास पशु पक्षी थे वे सब उस गाय से बहुत हिल मिल गए और वो गाय भी उन सबके साथ बहुत अच्छा फील करती थी। उसका साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती और हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वासन भाव से कंधे पर रख के आंखें मूंद देती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि को अनेक छाया छवियाँ उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। तो पशु पक्षी बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को समझने के लिए उनके हाव भाव से हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो क्या चाहते हैं। और सभी मनुष्यों की तरह पशु पक्षी भी हमसे सिर्फ प्रेम और साहचर्य की भावना चाहते हैं। एक वर्ष के उपरांत गौरा ने एक सुंदर बछड़े की माता बनी। बस अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे जान पड़ते मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। अब उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया जिसका नाम लालमणि रखा गया क्योंकि वो गेरुए रंग का था। बछड़े के जन्म के उपरांत गौरा प्रायः साय और 12 सेर दूध देने लगी। अतः लालमणि के सिर पर कई सेर छोड़ देने पर भी अधिक शेष रहता था। इसके आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्लियों तक सबका दूध नानो पेट भर। दुग्ध दोहन के समय सभी जीव जंतु एक पंक्तिबद्ध आकर सामने बैठ जाते। तो जितने भी छोटे जीव जंतु थे, पहले बछड़ा दूध पीता था, उसके बाद दुहा जाता था और दुहने के समय सारे जो छोटे छोटे जीव जंतु होते थे वो भी दूध पीने के लिए वहाँ पे एक पंक्ति बनाकर बैठ जाते थे। अतिथियों के सम्मान में परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते। फिर नाप कर अब सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत एक बार अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उसके आने में विलम्ब होता वह रंभा कर उन्हें मानो पुकारने लगती थी। गौरा को भी अच्छा लगता था कि उसके बछड़े के साथ साथ अन्य जीव, छोटे जीव उसके दूध से पल रहे हैं। पर अब दुग्ध दोहन की रही समस्या को स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो दुग्धता जानता ही नहीं थे और जो गांव में आए थे वे अभ्यास न होने के कारण क्या कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गौरा के पूर्व में जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और दिनों दिन दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि के द्वारा रोगों का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय के पार हो जाएगी। जब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? अचानक इतनी अच्छी गाय बीमार रहने लगी कि तो लेखिका को चिंता हुई और जब डॉक्टर से उसने पूछा, उसका चेकअप कराया गया तो पता चला किसी ने गाय को सुई खिलाती है। बहुत आश्चर्य का विषय था कि कोई गाय को सुई क्यों खिलाएगा। पहले लगा कि शायद किसी ने लापरवाही में चली गई होगी, क्योंकि दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल करते थे, परंतु संभव है उसी के साथ चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात होता है दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिपकर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती थी। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इस तरह चारे के साथ अगर सुई मिली होती तो गाय के मुंह में ही रह जाती। इसे गुड़ के साथ निगला दिया गया है, सीधा गले में खाने के लिए दिया गया है। अब ये समस्या और एक सवाल था कि कौन ऐसा अपराध कर सकता है कि एक गाय को सुई खिला दे। तो हम लोग इसको कल आगे पढ़ेंगे।